प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते हो तो एक हीरोइन होता है, होती है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सब कोई नहीं है, बिकॉज ये बेवकूफ़ी मैंने ही उठा लिया इस फिल्म के लिए। और शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अंग्रेजी में बोलूँ या हिंदी में? हिंदी बहुत ओके, चलो तो मैं हिंदी में करता हूँ, ज़्यादा लोग समझते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये फिल्म बना कैसे और बनाया क्यों मैंने। 2016 में, यानी कि 6 साल पहले, किसी ने मुझसे आके कहा कि यार एक कहानी है जहाँ पे इसरो के एक अच्छे दिखने वाले स्पेस साइंटिस्ट की अफेयर हो गई एक मालदीवियन औरत के साथ। तो उस अफेयर के दौरान उन्होंने वो रॉकेटरी के सारे सीक्रेट्स उन्होंने पाकिस्तान को बेच दिए। फिर उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में मारा पीटा गया, उनको जान से ऑलमोस्ट मार दिया गया। उसके बावजूद वो बाहर निकले, वो सीबीआई ने उनको बाहर निकाला और वो अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए और आज वो बाहर है। तो मैंने कहा बढ़िया यार, मैंने विक्रम वेदा जैसी फिल्म की है तो अभी एक जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म कर लेते हैं। इसरो की खूबसूरत साइंटिस्ट, खूबसूरत मालदीवियन औरत, तो हम बना लेते हैं पिक्चर। और इसी, मैं कहता हूँ पहले भी कहूँ, इसी तुच्छ इरादे के साथ मैं चला गया टोरंटो डॉक्टर नबी नारायण से मिलने के लिए। और जब मैं उनसे मिला तो उस वक्त मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि मैं इस इंसान को देखते ही समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इस इंसान को आज वो आने वाले थे, वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, पर आप उनसे मिले हुए तो आप समझ जाओगे कि इस इंसान की तेवर और तेजस तो कुछ अलग ही है। ये मेरे से मिल रहे थे, इनकी आंखों में एक गुरूर था, एक गुस्सा था, पर उन्होंने कहा कि माधवन, मैं आपसे मिल, आप बहुत अच्छी पिक्चर बनाते हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ, अच्छा एक्टर हो। और फिर जब उन्होंने वो केस के बारे में बात करना शुरू किया तो बेचारे वो गुस्से में, उनकी आंखों में आंसू थे। और मैं देख रहा हूँ कि एक बुजुर्ग इंसान, 75 आदमी, उसके दिल में इतना दर्द क्यों है। और वो कह रहे थे कि ये ऐसा केस कैसे डाल सकते हैं यार, मुझे देशद्रोही कैसे बुला सकते हैं, मुझे एस्पिनाज पे क्यों डाल सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ उनसे कि नबी सर, पर आपको तो मतलब निर्दोष साबित किया गया। कहता है साबित किया गया तो हुआ क्या? अब जाओ गूगल में और मेरा नाम डालो तो स्पाई केस आता है मेरे नाम के साथ। मेरी पूरी फैमिली को लोग कहते हैं कि स्पाई केस वाले इंसान। और इस गुस्से में और इनकी कहानी में मैं बिल्कुल बह गया और मैं भी इनके साथ इस केस के बारे में बात करना शुरू किया। वो तो पता चला कि यार ये बहुत ही वाहियात केस था। 7 महीने लगे मुझे ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और जब 7 महीने बाद ये स्क्रिप्ट लिखकर मैं उनसे फिर वापस मिलने गया तो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, सही लिखा तो नहीं, पर ये जगह गलत है मेरी, क्योंकि माधवन बुलाते हैं मुझे। कोई और माइक है जो मिलते हुए ऐसा आवाज़ नहीं करेगा? कोई और माइक है? यार मैं तो पहला आईवी लीग स्टूडेंट साइंटिस्ट हूँ इंडिया से, जो प्रिंसटन गया हूँ और वहाँ पे प्रोफेसर क्रॉको के अंदर मैंने थीसिस की। मैंने प्रोफेसर क्रॉको नाम सुना तो मैं सुन हो गया। मैंने कहा यार आप प्रोफेसर लुइजी क्रॉको की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप उनको कैसे जानते हो? क्योंकि वो तो माई बाप है, वो तो मतलब मून मिशन के माई बाप माने जाते हैं। मैंने कहा जानता हूँ, मैंने तो उनके अंदर 10 महीने में अपना थीसिस किया है। मैंने कहा नबी सर आप ये बात मुझे कब बताने वाले थे? मैं आपकी लाइफ में पिक्चर बना रहा हूँ, 7 महीने से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और आप ये बड़ा कैजुअली कह रहे हो। और फिर उन्होंने बात की अपने अचीवमेंट के बारे में, प्रिंसटन से लेके फ्रांस, स्कॉटलैंड, और कैसे उन्होंने मतलब 52 साइंटिस्ट को फ्रांस लेके गए, 3 साल रहे यही सीखने के लिए कि रॉकेट इंजन कैसे बनाया जाता है। और फिर उसके बाद यूएसएसआर, जब यूएसएसआर टूट रहा था तो वहाँ से इन्होंने इंजन कैसे स्मगल करके इंडिया ले आया, जो इंजन इंडिया को देने वाले थे और अमेरिका ने रोक रहा था। ये सारी कहानी निकल आई और मैं कहा, मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो 7 महीने की लिखी हुई स्क्रिप्ट है बिल्कुल फुद्दू लग रही है उनके सामने। तो मैंने कहा सर आप ये मुझे क्यों नहीं बता रहे, ये कब बताने वाले थे, किसी को पता क्यों नहीं है? कहता इसमें कहने की क्या बात है यार, उन्होंने मुझे तनख्वाह दी और मैंने अपना काम किया। और उस वक्त मैं समझा कि हमारे देश में ना 2 किस्म के देशभक्त होते हैं भाई। एक वो जो भारत माता की जय कहते हुए ना पूरे अपने जान को हथेली में लिए दुश्मनों से लड़ लेते हैं, और उनकी जो सैक्रिफाइस है, उनकी जो कुर्बानी वो सराखों पर, क्योंकि वो हैं हमारे असली देशभक्त। इसके अलावा एक और भी किस्म के देशभक्त होते हैं जिनको पता है कि वही हर रोज़ अपनी जान को जो है वो धोखे में डालकर अपने देश के लिए काम करते हैं, और ये जानते हुए कि कभी उनके बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, ना इनके बारे में गुण गाया जाएगा या इनके कोई चैप्टर लिखी जाएगी, और ना ही इनसे किसी को प्रोत्साहन मिलेगा। और ऐसे ही एक साइंटिस्ट है डॉक्टर नबी नारायण। और मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई साहब, मैं आपकी केस में पिक्चर नहीं बना सकता, क्योंकि ये केस के बारे में जो थोड़ा बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं वो इस केस के बारे में जानते हैं, पर ये केस तो बिल्कुल ही मतलब वाहियात है।
पर आपके इस अचीवमेंट के बारे में जानना, इस देश के लिए आपने जो किया उसके बारे में न जानना, कि आपके सैक्रिफाइस के बारे में न जानना, मुझे लगता है कि देश के साथ गद्दारी है। तो मैं आपकी लाइफ पे पिक्चर बनाने वाला हूँ और मैंने कहा कि देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाऊंगा, मैं आपको हीरो की यार थोड़ा फोन बंद कर दे भाई, मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बताऊंगा और मैं उस टाइप का कहानी बता नहीं सकता, मैं उस टाइप का फिल्म मेकर नहीं हूँ। तो मुझे आप बताइए कि आपके अंदर हैवानीगिरी कौन सी है, आपके अंदर वो हरामीगिरी कौन सी है, आपके जो अवगुण है वो क्या है, बताइए, तब जाके मैं यकीन करूँगा कि आप में एक इंसानियत भी है। और उन्होंने जो अपने बारे में जो अवगुण बताया है, जो उनके बैड क्वालिटीज़ के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जिसके बारे में उन्होंने बताया, जो मैंने फिल्म में रखा है, वो सुनकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया बौखला गई। एक राक्षस थे वो, और जो उन्होंने किया वो शायद मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह क्या थी, क्या वो हमारे देश के हित में थी, क्या वो गलत थी, ये सब आप देखने पिक्चर देखोगे तो आप समझ जाओगे। और मैंने उनके अवगुणों के साथ ये पिक्चर शुरू किया है ताकि उनकी जो असली अचीवमेंट है उसके बारे में दुनिया को यकीन करने में कोई तकलीफ ना हो। और ये पिक्चर बनाते वक्त हमने 2-3 चीज़ तय की है जो शायद दुनिया में किसी फिल्म में पहले किसी ने न किया। पहली बात तो ये है कि मैं बता दूं कि आपने बहुत सारे साइंस फिक्शन में पिक्चर देखे होंगे, रॉकेट्स के बारे में पिक्चर देखे होंगे, रॉकेट के लॉन्च देखे होंगे, पर आप लोगों ने किसी ने भी एक रॉकेट इंजन नहीं देखा है। और मैं आपको बता दूं कि रॉकेट इंजन ना, खास करके लेडीज को बता दूं, दिखने में ये एक डायमंड ज्वेलरी की तरह दिखता है, इतना कमाल का है देखने में, मतलब आप देखते रह जाओगे, आंख सेकते रह जाओगे, क्योंकि वो एक हीरे के पेंडेंट की तरह लगता है, इतना साफ सुथरा, इतना पॉलिश, उसको बगैर एक डस्ट के तभी वो एफिशिएंट हो सकता है। और वो जब ऑन होता है, जब वो इंजन चालू होता है, तो वो जो आवाज़ करते हैं ना, वो इंसान का सुना हुआ सबसे लाउडेस्ट नॉइज है। इसको हमने फिल्म में दिखाया, इसीलिए आप इसको OTT में रिलीज कर पाते, क्योंकि इसका मजा ही चला जाता है। दूसरी बात, पहली बार ये है कि हमने एक फिल्म को तीन लैंग्वेज में शूट किया है, यानी कि एक शॉट हमने इंग्लिश में लिया, शाहरुख खान साहब जो इंग्लिश फिल्म में है, फिर एक शॉट हमने हिंदी में ली उनके साथ ही, और एक शॉट हमने तमिल में लिया। तो हमारे जितने भी एक्टर हैं, खास करके मुरली जैसे जितने भी मेरे रॉकेट साइंटिस्ट हैं, वो सब तीनों भाषा बोलते थे। इस फिल्म में कोई डबिंग नहीं है, हमने इसको 8 कंट्री में शूट किया है और 50 साल का दौरान दिखाया, टाइम ड्यूरेशन दिखाया। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में 29 साल से लेकर 80 साल तक के हमने ग्रोथ दिखाया एक एक्टर के, यानी कि मेरे और बाकी साइंटिस्ट के, जो कि पहली बार मेरे को लगता है कि किसी फिल्म में दिखाया जाएगा बगैर प्रोस्थेटिक्स, यानी कि जो भी दाढ़ी, मूंछ, वजन, दांत, मैंने अपना जबड़ा तुड़वा के मेरे दांत को मैंने ट्विस्ट कर लिया, जिसका मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा। और इस दौरान मैंने क्या सीखा, ये सब हमने किया है विदाउट प्रोस्थेटिक्स। तो बगैर हमने मतलब चिपकाए हुई दाढ़ी या चिपकाया हुआ मूंछ या पैडिंग लगाए, जो भी आप वजन गेन देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ रियल है। वो इसलिए मैंने किया क्योंकि पिक्चर देखते वक्त अगर किसी को लगता है कि असली मूंछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, वेट नहीं है, तो उस पर जो शक आता है ना, वो शक तो पूरी कहानी पे आ जाएगी, पूरे फिल्म में जो हमने दिखाया उस पर शक करने लगेंगे, और मैं वो कतई नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ भी हमने इस फिल्म में दिखाया है वो एब्सोल्युटली सही है। और मेरे को पता चल गया कि डॉक्टर नंबी नारायणन के साथ ये क्यों हुआ। पता है, हम लोग जब स्कूल में होते हैं ना भाई साहब, हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में हमेशा एक ऐसा लड़का होता है जो साला गुड बॉय होता है। वो रोज ना टाइम पे स्कूल पहुंच जाता है, यूनिफॉर्म आयरन कर लेता है, वो अपना होमवर्क करता है, वो टीचर के सामने हर जवाब दे देता है। वो मतलब उसकी वजह से हमें लगता है कि चल हम बेवकूफ़ खुद हैं, और हमारे माँ बाप कहते हैं कि उसके तरह क्यों नहीं बन सकते हो। और जब हमको एक मौका मिलता है ना इसको थप्पड़ी मारने का, कहीं वो एक जगह गलती करता है, पूरी क्लास उस पर टूट पड़ती है, ताकि हमको भी लगे कि साला ये इतना अपने आप को काबिल बता रहा है, उतना तो काबिल हम भी हैं। प्रॉब्लम ये है, ये फितरत हमारे साथ ना सोसाइटी में भी निकल गई मुझे, क्योंकि और मैं ही खुद नहीं, पर मेरे साथ जो इन्वेस्टर्स थे, जो को प्रोड्यूसर हैं मूलन्स और 27 इन्वेस्टमेंट, ये इसलिए इस फिल्म में पैसे डाले क्योंकि इनको मेरे से ज़्यादा नंबी नारायण साहब की कहानी बताना था। तो ये बड़े तेवर के साथ आए और आज तक इन्होंने अपना पैसे के बारे में नहीं घबराया। अगर मुझे भी अपना फिल्म प्रोड्यूस करना और डायरेक्ट करना होता, या तो मैं रहना है तेरे दिल में या 3 इडियट्स या विक्रम मेहरा की तरफ फिल्म पैसा डालता, जहाँ पे मुझे पता है कि पैसा वापस आ जाएगा भाई। पर ये तो बेवकूफ़ी थी और ये एकदम एक जुनून था। तो आज इस जुनून को लेकर मैं शुरू किया, और आज उस वक्त जब हमने शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि खान साहब, शाहरुख खान साहब इस फिल्म में होंगे या सूर्या होगा
या इसके कांस में वर्ल्ड प्रीमियर होगी या फिर हम टाइम स्क्वायर पे इसको दिखाया जाएगा। और ये अपना खुद ही बनकर बड़ा हो गया। अब आज 6 जुलाई को रिलीज़ होने वाला है। हम आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जो भी सवाल पूछना चाहेंगे प्लीज़ पूछिएगा और बड़े नेक दिल से। आपकी जो मानसिक स्थिति है उसके हिसाब से आपकी बदन जो है ना, कभी कभी डिपेंडिंग कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस है या इमोशनल लाइफ में स्ट्रेस है या पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, तो कुछ खाने के जो ग्रुप होते हैं ना, वो खाने को लेकर आपका बॉडी जो है एलर्जी डेवलप कर लेता है। तो वो हो सकता है कि दूध हो, दही हो, कभी गेहूं हो जाता है, कभी कोई फल फूल हो जाते हैं। पर वो स्ट्रेस की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से इंटॉलरेंस और एलर्जी डेवलप कर जाता है हमारा बॉडी। तो उस वक्त मैंने एक टेस्ट करवाया जिसका नाम है अप्लाइड किनेसियोलॉजी। ये टेस्ट कुछ 600-700 रुपये में हो जाता है। पर दिख साउंड सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन ये एलर्जी टेस्ट है और ये बताता है कि आपके उस वक्त ज़िंदगी के उस वक्त में आपके तनाव के को डिपेंड करते हुए कौन सी फूड कैटेगरी है जिसके लिए आप एलर्जिक हो। तो आप लोग खाते समय कई बार डिसाइड करो कि यार वजन बढ़ क्यों रहा है, यार मैं तो खाना उतना ही खा रहा हूँ, अचानक मेरे वजन बढ़ रहा है या मेरा वजन घट नहीं रहा, या नींद ठीक से नहीं आ रही है, मेरे पेट गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्यों मैंने कुछ अलग नहीं खाया। उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी जो है अचानक एक फूड कैटेगरी को लेकर एलर्जी डेवलप कर जाता है। तो मैंने पता किया कि मैं ये जो दूध के अंदर प्रोटीन होता है और शुगर, ये दोनों चीज़ से उस वक्त एलर्जिक हो गया था, इंटॉलरेंट हो गया था। तो 3 महीने के लिए मैं सिर्फ केक खाता था। तो हुआ यूं कि वजन तो कम बढ़ा, लेकिन बदन अपने आप को बचाने के लिए, इस जहर से बचाने के लिए वाटर रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से ब्लोट बढ़ जाता है। और ये ब्लोट की वजह से पेट बढ़ जाता है, आपको झुक नहीं पाते हो, नींद नहीं कर पाते हो। तो 3 महीने तक मुझे ये सफ़र करना पड़ा। और जब मैं ये शूटिंग ख़त्म कर चुका था, ये लुक ख़त्म कर चुका, तो मैं ऑस्ट्रिया चला गया। पता किया कि मेरे बदन के लिए खाने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, विच टर्न्ड आउट टू बी अमरूद, टमाटर और गाजर और ककड़ी और अंडे, ये मैं खा सकता था। तो मैं सुबह 7 बजे उठता था। और मैं आपको बता दूं कि कोई सर्जरी नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। सुबह 7 बजे उठता था, बाकायदा चबा के 40 बार चबा कर मैं अपना नाश्ता खाता था, और 7 से 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद 2 बजे तक बिल्कुल कुछ नहीं, ना चाय ना कॉफ़ी ना कुछ। फिर 2 बजे वापस लंच, वो चीज़ जो मेरे बॉडी के लिए अच्छा था वो मैं खाता था चबा कर आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे बाद पानी पीता था। फिर शाम को 7 बजे तक बिल्कुल कुछ नहीं, और फिर 7 बजे एक हल्का सा डिनर, एक सूप, एक रोटी या एक दाल, और फिर मैं बाकायदा सो जाता था। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं। आपका बॉडी इतना रेस्ट कर गया, इतना आपके बदन से स्ट्रेस चला गया कि 14 दिन में मैं ऐसा दिखा। और 20 दिन बाद कुछ 6 किलो ही कम हुए थे, 6 नहीं 5 किलो कम हुए थे, पर लग रहा था जैसे 25 किलो कम हो गए। तो इस तरीके से आप भी पता कर सकते हैं कि आपके बॉडी में कौन सी एलर्जी है, कौन सा ऐसी पदार्थ है जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे इस समय पे। और ये हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट के लिए नहीं है। हो सकता है कि 6-7 महीने के लिए इसको छोड़ दें और आपका बॉडी ठीक हो जाए। ऐसे ही हमने 14 दिन में देखा। हाँ जी, इसको हम कोविड के दौरान 7 लैंग्वेज में डब करके रिलीज कर रहे, तो इतना वक्त तो लग ही जाता है। पर मैं आपको पूछूंगा कि आपने पूछा कि मुझे कितना तकलीफ हुआ, कितना प्रॉब्लम हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ यार, मेरे को ना ये सर पे ये जो जुनून सवार था, इसने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं क्या क्या खो रहा हूँ या कितना दर्द है। इतना ज़रूर था कि रात को जब मैं सोने जाता था कि फट से सो जाता था, बड़े खुशी के साथ, एक मुस्कान के साथ। और ये फिल्म उसकी वजह से मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सर 1 जुलाई को आ रही है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी फर्स्ट 1 जुलाई को ही है। तो इस फिल्म की जिक्र की थी हमसे, और उनको लगा कि वो कह रहे कि हमेशा तो कुछ अलग करता है यार, वेरी गुड। फिर जब उनके बर्थडे के लिए मैं गया था उनके घर पे पार्टी बनाने के लिए, उस वक्त उनको याद था स्क्रिप्ट। उन्होंने कहा कि मैडी यार तुम्हारा कमाल का स्क्रिप्ट है, मैडी मैं तुम्हारी फिल्म में ना एक रोल करना चाहता हूँ, मुझे बैकग्राउंड में पासिंग करा देना। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको याद है। मैंने उनको हक दिया, कहता नहीं नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार, मैं करना चाहता हूँ। मैंने फिर उनको कि भाई थैंक यू वेरी मच सर। तो कह रही अरे इसको मजाक लग रहा है, मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर कर लेंगे। और उनके बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग थे, तो सरिता और हम चले गए। 2 दिन बाद सरिता, जो खान साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है, वो कह रही थी कि यार कम से कम उनको मैसेज करके थैंक यू तो बोलो कि उन्होंने आपका स्क्रिप्ट याद रखा। मैंने मैसेज उनको नहीं किया, उनके मैनेजर को किया कि कह दीजिए साहब को कि आई एम वेरी टच्ड कि उनको मेरी स्क्रिप्ट याद थी। फ़ौरन उनका फ़ोन आ गया कि यार मैडी खान साहब पूछ रहे हैं कि आपको डेट कब चाहिए। तो मैंने कहा यार ये ऐसा मत करो यार, झूठे मतलब मैं यकीन करने लगूँ कि ये सच है, फिर खामखा मतलब ख्याल पुलाव के चक्कर में मेरी बैंड बज जाएगी। पर वो एकदम सीरियस थे।
उन्होंने कहा कि ये मेरे को करना, मैंने कहा ये बैकग्राउंड वाली पासिंग कोई रोल है नहीं, एक इम्पॉर्टेंट रोल है अगर वो करना चाहें। उन्होंने कहा कि कितने डेट्स चाहिए, और मैं आपको बता दूँ कि चाहे वो सूर्या हो या खान साहब हो, उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। उन्होंने ना कैरावैन का पैसा लिया, ना कॉस्ट्यूम का पैसा लिया, ना उन्होंने अपने असिस्टेंट्स के पैसे लिए, ना एक्टिंग के पैसे लिए। सूर्या अपने पूरे टीम के साथ फ्लाई करके बॉम्बे आए शूट करने के लिए, ना फ्लाइट के टिकट के पैसे लिए, ना उनके डायलॉग राइटर जो उन्होंने अनुवाद किया डायलॉग्स को तमिल में उसके पैसे लिए। सब कुछ मुझे नहीं पता था कि वो मेरे प्यार में कर रहे थे या नंबे नारायण साहब की जो इज्जत थी उसकी वजह से कर रहे थे। लेकिन अगर आज मुझसे आप पूछोगे कि इस इंडस्ट्री में क्या अच्छे लोग हैं, तो मैं आपको यकीनन कहूँगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ और मेरे साथ जो इस इंडस्ट्री में हुआ है, जो लोगों ने मेरी मदद की है, मेरे एक कहने पे अमित जी ट्वीट कर देते हैं या प्रियंका चोपड़ा ट्वीट कर देती है, ये उनका प्यार और जो मेरे 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 तरफ जो उन्होंने इज्जत और प्यार दिखाया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट, एंड आई थिंक इट्स माय ड्यूटी टू एक्नॉलेज दैट काइंडनेस। That's great, sir. और एक और क्वेश्चन है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, इसलिए जी। आपको दिलचस्पी हुई, इस तरह की फिल्में बनाई आपने। लेकिन जो लोग कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, नाच गाने वाली फिल्में बनाते हैं या नकली देशभक्ति वाली फिल्में बनाते हैं, वो ज़्यादा कामयाब है वो लोग। आपको नहीं लगता कि साइंस पे या जो साइंटिस्टों के अचीवमेंट्स हैं इंडिया में, वैसी फिल्मों को गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट करे ताकि ज़्यादा फिल्में बने ऐसी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, हमें ऐसे फिल्म रिसर्च करके बनाना चाहिए कि जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करता है फिर वो प्रोपेगेंडा फिल्म लगता है, जो मुझे नहीं लगता कि सही चीज़ है। तो कोई भी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करे, फिल्म इंडस्ट्री काम फिल्म इंडस्ट्री करे। तो हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो ये प्रयत्न शुरू किया, मैंने ये फिल्म बनाई है पहली बार। अगर चलता है तो ठीक है, तो ऐसी और फिल्में बनी हैं। अगर नहीं चलता है तो फिर हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूँ। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे आईटी के जो स्पेशलिस्ट हैं, इनकी जो सक्सेस स्टोरी है, उसको हम जितना उसके बारे में हम बात कर सकें, उसको प्रोत्साहन दे सकें, उसको देना बहुत जरूरी है।